हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है नितिन स्टडी पर। आज बात करेंगे एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों के बारे में, जो कि जीए व जीएस के क्वेश्चन हैं। ये सभी क्वेश्चन 26 जुलाई 2022 को शिफ्ट 1 में पूछे गए थे। तो इन क्वेश्चनों के बारे में हम लोग पूर्ण रूप से जानकारी लेंगे और साथ में एक्सप्लेनेशन के साथ में हम इन क्वेश्चनों को कराने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं हम लोग देरी न करते हुए अपने प्रश्नों की ओर। और ये प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा में जरूर से देखने को मिलने वाले हैं, या इनसे रिलेटेड करता हुआ कोई क्वेश्चन आपको जरूर से देखने को मिलने वाला है। तो देरी न करते हुए हम लोग चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत को भारतीय रिजर्व बैंक कब मिला? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1934 और ऑप्शन सी 1932 और ऑप्शन डी है 1935 1925 तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। तो इसके बारे में हम लोग पूर्ण रूप से जानेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब मनाया, यानी 1935 को मनाई गई। और भारतीय रिजर्व बैंक 1935 ईस्वी में आरबीआई के रूप में एक निजी कंपनी के रूप में स्थापित की गई थी, लेकिन 1949 में यह एक राष्ट्रीय संस्था बन गई थी। तो 1949 ईस्वी में यह एक राष्ट्रीय संस्था बन गई थी। चलिए हम लोग और बैंकों के बारे में आप लोगों को बताएं। तो दूसरी जो बैंक है भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई। तो भारतीय स्टेट बैंक की जो स्थापना हुई वो 1 जुलाई 1955 को हुई, यानी 1 जुलाई 1955 को 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी। चलिए हम लोग चलते हैं आज के नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल बनते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए उदासीनीकरण अपक्रिया, ऑप्शन बी संयोजन अपक्रिया, ऑप्शन सी विस्थापन अपक्रिया और ऑप्शन डी है अपघटन अपक्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उदासीनीकरण अपक्रिया। उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं जब अम्ल एवं क्षार क्रिया करके फलस्वरूप लवण तथा जल बनाते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उदासीनीकरण अपक्रिया। चलिए हम लोग चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि बेहदीन खलम उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो इस के बारे में पूर्ण रूप से जानेंगे कि कब मनाया जाता है, कहाँ पर मनाया जाता है। ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल और ऑप्शन सी है झारखंड और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मेघालय। मेघालय में बेहदीन खलम उत्सव मुख्य रूप से मनाया जाता है। ये मेघालय राज्य में मनाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक उत्सव है। वर्षा ऋतु से पूर्व जो रोपण ऋतु के अंत को चिन्हित करता है, उसके फलस्वरूप ये उत्सव मनाया जाता है। ये फसल उत्सव देवताओं को प्रसन्न करने और भरपूर फसल सुनिश्चित करने के लिए मनाया जाता है। बेहदीन खलम उत्सव ये लगातार 4 दिनों तक चलने वाला उत्सव है। अब उत्तर प्रदेश के उत्सव के बारे में बता दें कि जो राज्य की अनूठी पहचान में योगदान देने वाले मेले उत्सव हैं उत्तर प्रदेश के, वो हैं सराधना ईसाई मेला जो मेरठ में लगता है, एक कैलाश मेला है जो उत्तर प्रदेश में आगरा सिटी में लगता है, और एक जो मेला गंगा महोत्सव जिसे कहते हैं वो वाराणसी में लगता है उत्तर प्रदेश में, और एक जन्माष्टमी मेला होता है वो मथुरा में लगता है, और एक परिक्रमा मेला होता है जो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में लगता है। बात करेंगे पश्चिम बंगाल के मेलों के बारे में या अनूठी पहचान के बारे में, वहाँ पर दुर्गा पूजा, जमाई षष्ठी, चरक पूजा, पौष संक्रांति और पोइला बैसाख मनाया जाता है। साथ में झारखंड के बारे में बात करें तो झारखंड में भी अनूठी योगदान यानी अनूठी पहचान देने के लिए जो मेले या उत्सव लगते हैं झारखंड में, वो एक है कुंडा मेला, एक चतरा मेला, एक संग्रह मेला, एक लबलोंग मेला, एक होता है वहाँ पर तुली लावा मेला। ये सभी झारखंड में लगने वाले मेले हैं या उत्सव हैं। चलिए हम लोग चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, उस्ताद जाकिर हुसैन किस संगीत वाद्य यंत्र से मुख्य रूप से जुड़े हुए थे? ऑप्शन ए
हारमोनियम, ऑप्शन बी तबला, ऑप्शन सी बांसुरी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तबला। तबला से वो मुख्य रूप से उस्ताद जाकिर हुसैन जुड़े हुए थे। बात हो रही तबला संगीतकार व संगीतकार, तो ये मुख्य रूप से संगीत निर्माता व अभिनेता उस्ताद जाकिर हुसैन भारती थे। वह उस्ताद अल्लाह खां के सबसे बड़े बेटे हैं जो तबला वादक थे। इन्हें 1988 में पद्मश्री मिला और 2002 में इन्हें पद्म भूषण भी मिला था। 1990 में उन्होंने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था, जो है उस्ताद जाकिर हुसैन जी को। चलिए हम लोग चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक था। तो राइट आंसर इसका केरल होगा। केरल इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए केरल। केरल में लिंगानुपात सबसे अधिक था। यहाँ पर दी गई जनसंख्या के अनुसार पुरुषों और महिला के अनुपात को मापता है। भारत में इसे आमतौर पर प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में मापा जाता है। लिंगानुपात की बात हो रही है, तो अनुपात जो लिंगानुपात होता है वो 9, यानी जो लिंगानुपात केरल का सबसे अधिक है वो 990 अनुपात 1000 के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो केरल की बात की जाए तो केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। चलिए हम लोग चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है जनसंख्या की वृद्धि दर से आप क्या तात्पर्य समझते हैं। ऑप्शन ए मृत्यु दर का अंतर, ऑप्शन बी मृत्यु दर और जीडीपी का अंतर, और ऑप्शन सी है जन्म दर और मृत्यु दर का योग, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर। जनसंख्या की वृद्धि दर से ये तात्पर्य रखता है, ऑप्शन ए जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर। चलिए हम लोग चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है भारत की जलवायु को निम्नलिखित में से किस प्रकार वर्णित किया गया है। ऑप्शन ए मानसून, ऑप्शन बी ध्रुवीय, ऑप्शन सी शीतोष्ण और ऑप्शन डी है भूमध्य सागरीय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मानसून। मानसूनी प्रकार का जो जलवायु है वो भारत की है। इस प्रकार की जो जलवायु होती है वो दक्षिण और दक्षिणी पूर्व एशियाई में पाई जाती है। हालांकि देश की बात की जाए तो जलवायु परिस्थितियों पर भिन्नताएं बहुत सी हैं। भारत के तटीय क्षेत्रों में रात और दिन के तापमान में सबसे कम अंतर दिखाई देता है, जबकि कर्क रेखा पश्चिम में कच्छ के रण के मध्य से पूर्व में मिजोरम तक होती है। इसलिए भारत की जलवायु में उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। चलिए हम लोग चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी टीम सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो क्रिकेट से रिलेटेड रखती है, ये 2021 और 22 की जो टीम विजेता थी वो कौन सी टीम थी। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। तमिलनाडु ने 2021 और 22 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती थी। तो इसके बारे में कुछ जानेंगे। तो 2021 जो 22 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है वो इस बार का जो संस्करण था वो 14वां संस्करण था मुश्ताक अली ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का। ये 4 नवंबर 2021 को शुरू हुआ, जिसका फाइनल 22 नवंबर 2021 को हुआ था। टूर्नामेंट मुख्य रूप से 20 अक्टूबर 2021 को शुरू होने वाला था, बल्कि किसी कारणवश रुक गया था। इसे 27 अक्टूबर 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अंततः 4 नवंबर 2021 को शुरू किया गया। कर्नाटक फाइनल में कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच खेला गया, जिसमें विजेता रही थी तमिलनाडु टीम ने।
चलिए हम लोग चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और इससे पहले बता दूं कि जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है वो भारत में एक घरेलू T20 क्रिकेट चैंपियनशिप है। यह रणजी ट्रॉफी की टीमों के बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI द्वारा आयोजित किया जाता है। इसका प्रसिद्ध भारतीय टेस्ट क्रिकेटर सैयद मुश्ताक अली के नाम पर रखा गया। इस ट्रॉफी का 2006-07 उद्घाटन संस्था तमिलनाडु ने दिनेश कार्तिक की कप्तानी में किया था। BCCI ने 2006 या 7 के सत्र में 27 रणजी टीमों के साथ अपना राज्य ढांचा शुरू किया था। इसे इंटर स्टेट T20 चैंपियनशिप के नाम से भी 5 जोन में बांटा गया था। इसका नाम बदलकर बाद में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी कर दिया गया था। तो इस प्रश्न के कुछ विशेषताएं थी वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। चलिए हम लोग चलते हैं आज के नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, महानदी बेसिन का विस्तार भारत के किस राज्य में नहीं है? यानी महानदी बेसिन का जो विस्तार भारत के किस राज्य में नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में महानदी बेसिन का कोई भी विस्तार नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में महानदी बेसिन का विस्तार है। तो जानते हैं महानदी बेसिन छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों और झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के छोटे हिस्सों में फैली हुई है। यह 1,41,589 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में जल निकासी करता है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 4.3% है। बेसिन की भौगोलिक सीमा जो है वो 80 डिग्री और 86 डिग्री के बीच में है। और इसकी जो लंबाई और चौड़ाई की बात की जाए तो लंबाई 587 किलोमीटर है, जबकि चौड़ाई 400 किलोमीटर है। ये उत्तर में मध्य भारत की पहाड़ियों, दक्षिण और पूर्व में पूर्वी घाटों और पश्चिम में मैकाल श्रेणी से घिरा हुआ है। चलिए हम लोग देरी न करते हुए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी भारतीय नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित है? ऑप्शन ए कालबेलिया, ऑप्शन बी कथक और ऑप्शन सी है भरतनाट्यम और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कालबेलिया। कालबेलिया भारतीय नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित है। बात करेंगे कालबेलिया के बारे में, तो कालबेलिया नृत्य भारत के राजस्थान राज्य का एक लोक नृत्य है। इसमें सपेरा डांस या स्नेक चार्मर डांस जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। कालबेलिया नृत्य विशेष रूप से कालबेलिया नामक राजस्थानी जनजाति द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में पुरुष विभिन्न पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाते हैं और महिलाएं नृत्य करती हैं। कालबेलिया नृत्य सभी राजस्थानी नृत्यों में सबसे प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है। बात करेंगे हम लोग भरतनाट्यम की, तो भरतनाट्यम दक्षिण भारत में तमिलनाडु का एक नृत्य है। ये एक पौराणिक पुजारी भरत द्वारा लिखित रंगमंच पर एक प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र में अपनी उत्पत्ति का पता लगाता है। भरतनाट्यम अक्सर हिंदू धार्मिक कहानियों और भक्ति को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये थे कुछ आप लोगों के लिए नृत्यों के बारे में जानकारी। तो हम लोग चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा चुनाव लड़ने की उम्र क्या होती है? ऑप्शन ए 18 साल, ऑप्शन बी 21 साल और ऑप्शन सी 26 साल और ऑप्शन डी है 25 साल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 25 साल। लोकसभा चुनाव लड़ने की जो उम्र होती है वो लगभग 25 साल, लगभग क्या 25 साल ही होती है। तो लोकसभा चुनाव में भाग लेने की जो योग्यताएं हैं उनमें से आप लोगों को बताऊं कि क्या क्या योग्यताएं हैं लोकसभा चुनाव लड़ने की। तो उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे पहली जो योग्यता है लोकसभा चुनाव लड़ने की कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। उम्मीदवार की जो आयु हो वो कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। उसे कारावास की सज़ा नहीं दी जानी चाहिए थी कभी, या कोई मुकदमा ना हो उसके ऊपर।
व्यक्ति को देश के बैंकों या न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित नहीं किया जाना चाहिए। तो ये मुख्य कुछ लोकसभा चुनाव में भाग लेने की योग्यताएं थी, मैं आप लोगों तक बता चुका हूँ। और भी आम चुनाव जैसे लोकसभा में भारत के सभी वयस्क नागरिकों को लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करने के लिए मतदान किया जाता है। केवल उनका निर्वाचन क्षेत्र भारत के वयस्क नागरिकों के लिए खुला है। लोकसभा चुनाव के विजेताओं को संसद का सदस्य कहा जाता है। वे 5 साल की अवधि के लिए राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करते हैं तथा निकाय को भंग करने तक पद पर बने रहते हैं। लोकसभा के 543 सदस्यों को चुनने के लिए हर 5 वर्ष में एक बार चुनाव होते हैं। तो लोकसभा चुनाव लड़ने की जो उम्र है वो 25 साल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए हम लोग चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों की प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 20, ऑप्शन बी अनुच्छेद 26 और ऑप्शन सी अनुच्छेद 22 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 21। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 भारतीय संविधान का अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ये इसके बारे में हम लोग जानेंगे अनुच्छेद 26 के बारे में कि क्या क्या है। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 प्रदान करता है। प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसकी शाखा को धार्मिक और धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और रख रखाव का अधिकार होगा। धर्म के मामलों में अपने मामलों का प्रबंधन करना, चल और अचल दोनों की अचल संपत्ति का स्वामित्व और अधिग्रहण करना, कानून के अनुसार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन ऐसी अचल संपत्ति का प्रशासन करना, ये अनुच्छेद 26 हमें बताता है। अब बात करेंगे अनुच्छेद 21 की। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में कहा गया है, जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता की सुरक्षा एवं कोई भी व्यक्ति कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं रहेगा। ये अनुच्छेद 21 में हमें बताया गया है। बात करेंगे अनुच्छेद 20 की। तो भारत के अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि एक ही अपराध के लिए किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा और किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 20 हमें सिखाता है। बात करेंगे अनुच्छेद 23 के बारे में। तो अनुच्छेद 23 हमें क्या सिखाता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में भी ये बोला गया है कि मानव व्यापार और बेगार और अन्य समान प्रकार के जबरन श्रम निषिद्ध है। यानी इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को लोक प्रयोजन के लिए अनिवार्य सेवा लागू करने से निवारित नहीं करेगी। ऐसी सेवा लागू करने पर राज्य जाति धर्म एवं वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये अनुच्छेद 23 में हमें संविधान के बताया गया है। तो ये थी कुछ अनुच्छेद जो आप लोगों तक जानकारी मैंने प्रोवाइड की। चलिए हम लोग चलते हैं आज के नेक्स्ट प्रश्न की। और आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न हमारा लोगों का यही था। इसका राइट आंसर हम लोगों ने बता दिया था 26। तो यही तक था हमारे कुछ प्रश्न जो आपकी आगामी परीक्षा में ज़रूर से मिलने वाले। इन क्वेश्चनों से आपको एक या दो प्रश्न इनसे या रिलेट करते हुए एक या दो प्रश्न आपकी परीक्षा में ज़रूर से मिलने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी हो या कुछ मदद मिली हो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर हिट कर लें ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।